दोस्तों, आप में से कुछ लोग कई बार मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप लोगों को भी मांगा रीड करनी है तो वो कहाँ से करें, फिर मैं कौन सी वेबसाइट से मांगा या मानवा रीड करता हूँ। देखो, इसका जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि जापानीज जिन्हें आती है उनके लिए तो ठीक है, बट हम जैसों के लिए ये लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और अगर उसमें भी जापानीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो या फिर मुझे उस ट्रांसलेशन को हिंदी में एक्सप्लेन करना हो तो ये काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लकीली जापानीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम मेरा नहीं है, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान ज़रूर है, बस स्ट्रगल सेम ही होता है। देखो, ये कोई जापानीज क्लास नहीं है, तो मैं मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों, ये सब बताने के पीछे का पॉइंट ये है कि मैं किसी एक वेबसाइट से मांगा नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स पर एक ही मांगा की, एक ही चैप्टर की आपको अलग अलग ट्रांसलेशन देखने को मिल सकती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देख लो, सेम चैप्टर सेम पैनल बट एकदम ही अलग ट्रांसलेशन। और ऐसा हर बार मोस्ट ऑफ मांगा में होता रहता है। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको रेडिट पर या ट्विटर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एकदम ही नॉर्मल है। ऐसा हर मांगा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सपोज अगर मुझे स्लाइम की मांगा रीड करके उसे ट्रांसलेट करना हो तो मैं सिर्फ गूगल सर्च करता हूँ। सुनने से आपको लगेगा कि यार ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। गूगल सर्च करने के बाद मैं एटलीस्ट 2 या 3 वेबसाइट्स के ट्रांसलेशन को चेक करता हूँ, और उसके बाद मैं ट्रांसलेट करके स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता हूँ। फिर चाहे स्लाइम की मांगा हो, सोलो लेवलिंग की मानवा हो या फिर ड्रैगन बॉल हो या वन पीस हो, मुझे हर बार ऐसा ही करना पड़ता है। तो आपको सजेस्ट करने के लिए मेरे पास फिलहाल कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको गूगल सर्च करने में मौत आती है तो मैं सजेस्ट करूंगा शोनेन जंप का ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन। या मोस्ट ऑफ आपको लगभग सारे बड़े टाइटल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। ट्राई करना, अगर फिर भी आपको नहीं जमा तो कमेंट कर देना, मैं कुछ और सजेस्ट कर दूंगा। अब इतना सारा कुछ मैं कमेंट करके नहीं बता सकता था, तो इसलिए मैंने इसे वीडियो में ही एड्रेस कर लिया है। अब बढ़ते हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो आओ यार, शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत होती है बाल्किया किंगडम से, जहाँ नोबल्स ने स्पेसिफिकली मासायुकी और उसकी पार्टी को महल में इनवाइट किया था। सारा तामझाम खत्म हो जाने के बाद जब वो वापस अपने रूम में जा रहा था, तब वो छुपके से किसी की बातें सुन लेता है। अब क्योंकि दरवाज़ा खुला था तो उसे पता भी चल जाता है कि वहाँ बातें क्या हो रही हैं। दोस्तों, वो लोग जूरा फॉरेस्ट से लाए गए एल्व्स की बातें कर रहे थे, जिन्हें वो ऑर्थरस के नाम तले ऑक्शन में बेचने वाले हैं। अब दूसरे आदमी को जब पता चला कि मासायुकी ने उनकी बातें सुन ली है, तो तब वो अपने ही साथी को मारने की कोशिश करता है, ताकि उसके कत्ल का इल्जाम वो मासायुकी पर लगा सके। बट उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसी वक्त ही वहाँ मासायुकी के दोस्त उसकी पार्टी वहाँ पहुँच जाती है। और जिस इंसान को उसने मारने की कोशिश की थी, मासायुकी की दोस्त उसे हील कर देती है। इस लफड़े की वजह से आवाज़ सुनकर बाल्किया के राजा खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों इस इंसिडेंट का गवाह अब भी जिंदा था, तो राजा उस नोबल को धर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो दोनों ऑर्थरस नाम के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मिलिटेंट ग्रुप भी है, उसके लिए काम करते थे। और तो और ये लोग बाल्किया में बैठे बैठे ही इतने पावरफुल हो चुके थे कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज तक फैलने लगा था। और इस तरह की कई सारी जानकारी जब बाहर आने लगी, तब बाल्किया के राजा ने वहाँ के गिल्ड के थ्रू मासायुकी और उसकी पार्टी को एक स्पेशल मिशन कैरी आउट करने की रिक्वेस्ट करी। और वो मिशन था ऑर्थरस नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक मिलिटेंट ग्रुप भी था, तो इनका सामना करने के लिए वहाँ के राजा की मंजूरी से गिल्ड ने सैकड़ों एडवेंचरर्स को उस मिशन का हिस्सा बनाया, जिसे लीड किया मासायुकी द हीरो ने। और उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बाल्किया ने एक ऑल आउट जंग छेड़ दी। और इसमें दोस्तों बाल्किया की ऑफिशियल आर्मी भी शामिल थी। तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये कितने बड़े लेवल का ऑपरेशन था, जिसमें इवेंचुअली मासायुकी और उसके साथ खड़े लोगों की जीत हो जाती है, जिसका श्रेय जाता है मासायुकी की यूनिक स्किल चोजन वन को। और इस तरह से मासायुकी का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। इस जंग के खत्म हो जाने के बाद बाल्किया के राजा ने मासायुकी से एक और रिक्वेस्ट करी। अब क्योंकि दोस्तों जितने भी स्लेव्स को मासायुकी ने आज़ाद करवाया, वो सारे के सारे जूरा फॉरेस्ट से लाए गए थे। और जूरा फॉरेस्ट पर इस वक्त डीमन लॉर्ड रिमरू का राज चल रहा है। तो यहाँ बाल्किया के राजा को ये डर सता रहा था कि जिस पल वो सारे स्लेव्स रिमरू को मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि बाल्किया में उनके साथ क्या क्या हुआ, तो वो डीमन लॉर्ड यहाँ आकर उनके देश को मिट्टी में मिला देगा। और फालमूद के साथ क्या हुआ वो तो अब जग जाहिर हो चुका है। तो राजा चाहते हैं कि उन एल्व्स को मासायुकी और उसकी पार्टी जूरा फॉरेस्ट छोड़ने के लिए जाए। और दोस्तों ये बात पूरे राज्य में किसी आग की तरह फैल गई, जिसके बाद राज्य भर से अफवाहें फैलने लगी। और अफवाहें भी ऐसी कि जिन्हें सुनकर मासायुकी भी डरने लगा, क्योंकि लोगों को फिर ऐसा लगने लगा था कि मासायुकी द हीरो
वहाँ जूरा फॉरेस्ट में डीमन लॉर्ड रिमरू को खत्म करने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ रिमरू और मेयर माइल्स फाउंडिंग फेस्टिवल और फेस्टिवल में आने वाले मेहमानों के स्वागत की तैयारी करने में बिजी है। अगले पैनल में हमें पता लगता है कि ब्लूमन के राजा और उनकी रानी रिमरू के फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए यहाँ टेम्पस पहुंच चुके हैं और अब वो यहाँ रिमरू से मिलने के लिए आए हैं और बेहद तहजीब के साथ रिमरू उनका स्वागत करता है। और दोस्तों अगले पैनल में यहाँ ये भी रिवील होता है कि रिमरू ने फालमूद में जो कुछ भी करवाया डियाब्लो की मदद से, उसमें ब्लूमन के राजा का भी बहुत बड़ा रोल था। राजा ने फालमूद के अपने रिश्तेदारों का, जो नोबल्स भी थे, उनका दिल जीतकर उन्हें रिमरू और मौजूदा फार्मेनस के राजा किंग यॉम को सपोर्ट करने के लिए भी मनाया और तो और अपनी ताकत और हैसियत का इस्तेमाल करके न कि सिर्फ वेस्टर्न काउंसिल बल्कि होली चर्च पर भी अपने फैसलों को लेकर लगातार दबाव बनाए रखा, जिससे रिमरू का काम बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ, जिसके लिए रिमरू ब्लूमन के राजा का शुक्रिया अदा करता है और बनता भी है। बट राजा कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बस अपना वादा निभाया जो मैंने आपके देश से किया था। राजा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं तुम पर और तुम्हारे देश पर भरोसा करना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय वेस्टर्न होली चर्च पर। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ फ्यूज ने भी कहा था सीजन 2 में रिमरू की डीमन लॉर्ड बन जाने के बाद जो मीटिंग हुई थी उसमें। और दोस्तों अगले पैनल में हमें पता लगता है कि जिस नोबल को मेयर माइल्स ने पिछौड़ी लात मारकर भगाया था वो ब्लूमन का रहवासी था। अब क्योंकि उसी ने मेयर माइल्स पर गुंडों के जरिए हमला करवाया था तो वो राजा रिमरू से उसके कामों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि हमने उसे उसके गलत कर्मों के लिए देश से भगा दिया है और तो और हमने उसका नोबल का टाइटल और उसके पास जितनी भी संपत्ति थी वो भी हमने जब्त कर ली। और ये सुनकर रिमरू अपनी खुशी का इजहार करता है। अब क्योंकि दोस्तों वो सारे स्लेव्स मासायुकी की वजह से सेफ हैं और छुड़ा लिए गए हैं तो रिमरू को अब फर्क भी नहीं पड़ता कि वो नोबल जिंदा है या मर गया। फिर दोस्तों राजा और रिमरू ने मिलकर कई सारे विषयों पर चर्चाएं की और रिमरू उम्मीद करता है कि ब्लूमन और टेम्पस के रिश्ते लंबे समय तक यूं ही बरकरार रहें। रिमरू का मानना है कि डॉर्गॉन, थालियन, ब्लूमन और टेम्पस्ट अगर मिलकर काम करें तो बहुत जल्द वो इस दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ला सकता है जिसका फायदा पूरी जनजाति को होगा। फिर दोस्तों आते हैं किंग गैजल। किंग गैजल भी रिमरू के फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए टेम्पस आए हैं और दोस्तों आते संग ही उन्होंने रिमरू और हिनाटा के बीच जो भी लफड़ा हुआ उसके बारे में उन्होंने रिमरू से पूछ लिया। अब क्योंकि दोस्तों किंग गैजल भली भांति जानते हैं कि रिमरू की सोच किस सिचुएशन में किस तरफ जाती है तो वो तुरंत ही पता लगा लेते हैं कि रिमरू ने हिनाटा साकागुची के साथ लड़ाई को ड्रॉ करने वाली जो खबरें फैलाई हैं वो झूठी हैं। वैसे तो किंग गैजल ने सिर्फ अंदाजा लगाया था बट रिमरू की शक्ल देखकर वो श्योर हो जाते हैं कि रिमरू ने जरूर यहाँ पर कोई चक्कर चलाया है। रिमरू कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, हिनाटा डीमन लॉर्ड क्लेमर से भी ज्यादा ताकतवर थी तो चीजों को सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। और वैसे भी उसे नहीं लगता कि हिनाटा से जो फाइट वो जीता है वो अपने दम पर जीता है क्योंकि रफाएल ने उसकी मदद की थी उस फाइट को जीतने में। उसे लगता है कि अगर वो सारी स्किल्स को साइड पर रख दे तो वो अकेला गॉप्टा को भी नहीं हरा पाएगा। किंग गैजल को लगता है कि रिमरू यहाँ मॉडर्स बनने की कोशिश कर रहा है बट ऐसा नहीं है। दरअसल दोस्तों रिमरू अपनी और रफाएल की ताकत को अलग अलग आंकने की कोशिश कर रहा है बट वो ये भूल गया है कि रफाएल भी उसी की ताकत का ही एक हिस्सा है। हालांकि किंग गैजल उसे समझाने की कोशिश करते तो है बट वो रिमरू की बेवकूफ़ी के आगे हार जाते हैं। दोस्तों किंग गैजल और रिमरू के बीच की एक कन्वर्सेशन बहुत आगे तक जाती है जहाँ किंग गैजल ऑर्थरस के साथ क्या हुआ वो उसे बताते हैं और रिमरू होली सेंट चर्च और हिनाटा के साथ क्या हुआ वो किंग गैजल को बताते हैं और ऑफ कोर्स बिना लेडी लुमिनस की पोल खोले। फिर दोस्तों अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि इस बार रिमरू से मिलने फालमेनस के राजा किंग यॉम स्वयं आए हैं और इसे कंपनी देने के लिए यॉम की गर्लफ्रेंड म्यूरान और कैप्टन ब्रूशियस भी आए हैं और उनके साथ कोई छोटा सा क्यूट सा बच्चा भी था जिसका नाम है एडगर, जो इससे पहले के फालमुद के राजा एडमारिस के बेटे हैं। दोस्तों यॉम को सत्ता सौंपने के बाद किंग एडमारिस यॉम के लिए राज्य में एक एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर दोस्तों रिमरू डियाब्लो के पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लेकर एडगर को देता है और उससे कहता है कि इसे वो सबके सामने पढ़े। दोस्तों वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद एडगर की खुशियों का पारा नहीं था क्योंकि उसमें लिखा था कि रेपरेशंस का जितना भी बचा हुआ अमाउंट है यानी 8500 गोल्ड कॉइन्स जो रेपरेशंस के तौर पर देने बाकी थे वो टेम्पल्स ने माफ कर दिए हैं। और दोस्तों इसके पीछे भी एक अच्छी वजह है। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि फालमुद के हमले में टेम्पल्स को कोई भी जानहानि नहीं हुई थी और टेम्पल्स ने इसी चीज का बहाना बनाकर फालमुद से रेपरेशंस की मांग रखी थी ताकि वो यॉम द चैंपियन को फालमुद का राजा बना सके। और अब क्योंकि उसका ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है तो रिमरू को इतने पैसों की अब जरूरत नहीं है। इनफैक्ट रिमरू अब ये चाहता है कि इस बात को वो फालमेनस में कुछ इस तरह फैलाए जिससे लोगों में अपने नए राजा का नाम और ऊंचा हो सके।
मतलब रीमरू चाहता है कि वो अपने देश में इस बात का ढिंढोरा पीटे कि उसने डीमन लॉर्ड रीमरू से लड़ झगड़ कर उसने ये रेपरेशंस माफ करवाए हैं। इससे पालमेनस के लोगों में अपने नए राजा के प्रति भरोसा और बढ़ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे महसूस करने के बाद एडगर ऑलमोस्ट खुशी के मारे रो पड़ा था, क्योंकि वो किसी वक्त उस देश का प्रिंस था। वो इस बात की अहमियत को भली भांति जानता है। फिर दोस्तों अगले पैनल में हम यूकी को देखते हैं, जो इस वक्त इंग्रासिया की गिल्ड हेडक्वार्टर्स में मौजूद है। और रीमरू यहाँ यूकी को फेस्टिवल के लिए टेम्पस ले जाने आया है, जहाँ रीमरू की मुलाकात काजलिम से होती है, जिसे अपना नाम बदल कर कागली कर दिया। बट मैं उसे काजलिम कहकर ही बुलाऊंगा, ये कागली बागली मुझसे नहीं बोला जाएगा। फिर दोस्तों वो लोग वहां से निकल कर जाते हैं अकेडमी में बच्चों से मिलने के लिए, और रीमरू को देखकर बच्चे बेहद खुश थे। जिसके बाद वो लोग एक एक कर रीमरू से मिलते हैं। रीमरू उन बच्चों को भी टेम्पस ले जाने के लिए आया है। वो बच्चों को 30 मिनट देता है जल्द से जल्द तैयार होने और अपना जो भी सामान वो ले जाना चाहते हैं उसकी पैकिंग करने के लिए। इस दौरान रीमरू और यूकी की मुलाकात होती है टीचर से, जो रीमरू के बाद उन शैतानों को पढ़ा रही थी। दोस्तों कुछ देर के बाद टीचर सीरियस होकर रीमरू और यूकी को स्कूल में ले जाती है, उनसे एक अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बात शेयर करने के लिए। टीचर का कहना है कि बच्चे अभी छोटे जरूर हैं, मगर उनकी ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। स्कूल की शिक्षा तक तो ठीक है, मगर इन बच्चों को कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें लड़ना और अपनी ताकत को कंट्रोल करना सिखाए। ये बच्चे मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, तो ये काम वो नहीं कर सकती। यूकी बात को समझकर टीचर को किसी फुल टाइम एडवेंचरर को बुलाने का सुझाव देता है, मगर टीचर का मानना है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी हाई रैंकिंग एडवेंचरर बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए राजी नहीं होगा। बट सपोज अगर कोई हो भी जाएगा तो उसे अपने काम यानी एडवेंचरर वाले काम को कुछ समय तक होल्ड पर रखना होगा, जो कोई भी नहीं करेगा। जिसके बाद दोस्तों रीमरू सुझाव देता है कि इन बच्चों की ट्रेनिंग को हाकुरो पूरा कर सकता है। वो उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकता है और उन्हें कैसे अपना बचाव करना है या कैसे अपनी ताकत को कंट्रोल करना है वो भी सिखा सकता है। वैसे रीमरू का आइडिया बुरा नहीं है, बट उन सबको लगता है कि इन बच्चों को बाहरी दुनिया के बारे में भी जानना जरूरी है। अब क्योंकि रीमरू का देश पूरा मॉन्स्टर्स का है तो ये शायद थोड़ा उनके लिए ट्रिकी हो जाएगा। इतने में बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और यूकी टीचर से कहता है कि इसके बारे में वो वहां से आकर उससे बात करेगा। और फिर दोस्तों वो सब वहां से टेलीपोर्ट होकर टेम्पस में आ जाते हैं। जिसके बाद रीमरू उन बच्चों को एक एक पेंडेंट देता है, जिसका मतलब ये है कि बच्चे फेस्टिवल के दौरान कहीं पर भी आ जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और इसी पेंडेंट के जरिए वो लोग फेस्टिवल के फूड स्टॉल्स का भी मजा उठा सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। हालांकि बच्चों को देखकर यूकी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया था पेंडेंट के लिए, लेकिन रीमरू ने मना कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing He could drain my money growing Give me brain war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rub it with lotion We evolved and it caused a commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion Yeah Johnny Grow out, hit you with a leaf